हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बालकृष्ण बिश्नोई। आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति की हम डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये 6 मार्क्स का चैप्टर है और कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपके सामने है, अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए सबसे पहले द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम समझना होगा। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया N1A प्लस N2B, इससे कोई उत्पाद बन रहा है तो अभिक्रिया की दर बराबर K क्रियाकारक A और B की सांद्रता और जो रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति का अर्थ संतुलन कारक, बैलेंसिंग फैक्टर। तो जो संतुलन कारक है N1 और N2, इनको घात में लिखा जाता है। यह है सैद्धांतिक वेग नियम। सैद्धांतिक वेग नियम तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, किसी भी अभिक्रिया की दर सभी क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है और संतुलन कारक अर्थात रस समीकरण मिति को सांद्रता पदों की घातों में व्यक्त किया जाता है। ये सैद्धांतिक वेग नियम है, लेकिन कोटि प्रायोगिक तथ्यों से जुड़ी हुई है। तो प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से N1 के स्थान पर अपन P और N2 के स्थान पर Q लिखने वाले हैं। P और Q का क्या अर्थ है ये अपन को समझना है। तो प्रायोगिक वेग नियम R बराबर K क्रियाकारक A और B की A और क्रियाकारक A और B की सांद्रताओं का गुणनफल और घातों में अपन लिख रहे हैं P और Q। तो ये जो घात P और Q का योग है, इसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब इसका अर्थ यह है कि कोटि प्रायोगिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। क्रियाकारक A की सांद्रता को बदलने से अभिक्रिया की दर को क्या प्रभाव पड़ेगा और क्रियाकारक B की सांद्रता को बदलने से अभिक्रिया की दर को क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे कोटि का निर्णय किया जाता है। जैसे अगर क्रियाकारक A की सांद्रता को दुगुना करने से अभिक्रिया की दर भी दुगुनी हो जाए, अर्थात ये दोनों समानुपाती हैं, तो घात में 1 रखा जाएगा। यदि क्रियाकारक A की सांद्रता को दुगुना करने से दर 4 गुना हो जाए, इसका मतलब घात में 2 रखा जाएगा। तो प्रायोगिक रूप से सांद्रता बदलने से दर कैसे बदल रही है, इस आधार पर कोटि का निर्णय किया जाता है। और अपने को प्रश्न पूछा है कि कोटि की परिभाषा क्या है। तो कोटि की परिभाषा प्रायोगिक वेग नियम में सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। प्रायोगिक वेग नियम में, सैद्धांतिक वेग नियम में नहीं, प्रायोगिक वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो कोटि की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि कोटि प्रायोगिक रूप से डिसाइड की जाती है, इसीलिए प्रायोगिक वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल आपके सामने, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसके लिए भी सबसे पहले अपन एग्जांपल से इसको समझेंगे, उसके बाद में इसकी परिभाषा बनाएंगे। एस्टर CH3COO C2H5, एस्टर और जल की अभिक्रिया। एस्टर का जल अपघटन करने से एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनते हैं। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर और जल क्रिया करके अम्ल और अल्कोहल बना रहे हैं। यहां पर एस्टर को अपन आधिक्य में ले रहे हैं। आधिक्य, आधिक्य शब्द का मतलब यहां पर है एस्टर की सांद्रता अधिक ली जाएगी। तो प्रारंभ में T बराबर 0, जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई तब अपन ने यदि इसका 0.1 मोल लिया और जल का 10 मोल लिया, तो आप देख पा रहे हैं एस्टर से जल की सांद्रता या मोल काफी ज्यादा है। एस्टर लिया है सिर्फ 0.1 मोल, जबकि ये अपन ने लिया है 10 मोल। तो एस्टर की तुलना में जल बहुत ज्यादा है, 10 मोल है। तो शुरुआत में कोई उत्पाद नहीं, पर जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगी किसी समय T पर 0.1 मोल में से कुछ मोल वियोजित होंगे और 10 मोल में से भी कुछ मोल वियोजित होंगे। अब कितने मोल वियोजित होंगे ये अपने को समझना है। अगर अपन एस्टर को 100% वियोजित माने, अर्थात 0.1 में से पूरा 0.1 मोल वियोजित कर दें,
तो क्योंकि रस समीकरण मिति एक जैसी है तो जितना इसका वियोजित करेंगे उतना ही जल का भी वियोजित किया जाएगा। तो यदि 0.1 में से पूरा 0.1 मोल वियोजित हो जाए तो 10 में से भी 0.1 मोल वियोजित किया जा सकता है। उत्पाद रस समीकरण मिति के अनुसार इसकी रस समीकरण मिति एक, तो यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, अर्थात ये भी 0.1 और ये भी 0.1 बनेगा। तो जो अभिक्रिया की दर है R बराबर K इंटू एस्टर की सांद्रता इंटू जल की सांद्रता। एस्टर की घात लिखेंगे 1 और जल की घात लिखेंगे 0। इसका क्या अर्थ है कि अभिक्रिया की दर सिर्फ एस्टर की सांद्रता पे निर्भर कर रही है, जल की सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि यदि अगर अपन जल की सांद्रता को दुगुना कर दें अर्थात 20 मोल कर दें और इसे 0.1 ही रखें तो 0.1 में से 0.1 मोल वियोजित हुआ तो 20 में से भी 0.1 ही वियोजित होगा, उत्पाद 0.1 ही बनेगा। तो क्या जल की सांद्रता बढ़ाने से, मोल बढ़ाने से कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ। फिर से यदि अपन जल को 50 मोल ले लें और इसे 0.1 मोल ही रखें और 0.1 में से 0.1 मोल वियोजित हो रहा है तो 50 में से भी 0.1 मोल ही वियोजित होगा और 0.1 के हिसाब से ही उत्पाद बनेगा। तो जल के मोल 10 की जगह 20, 50, 100 लेने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जल की सांद्रता बदलने से अभिक्रिया की दर को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 0 मानेंगे और एस्टर और अभिक्रिया की एस्टर की सांद्रता और अभिक्रिया की दर सीधे समानुपाती नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यदि अपन एस्टर को 0.1 के स्थान पर 0.2 मोल ले लें तो 0.2 में से यदि 0.2 मोल निकले तो 10 में से भी 0.2 मोल निकल सकता है और 0.2 उत्पाद बनेगा। इसका मतलब एस्टर की सांद्रता बदलने से अभिक्रिया की दर बदल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणु संख्या 2 हो या 2 से अधिक भी हो सकती है, तो अगर अपन अणु संख्या 2 के हिसाब से समझें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अणु संख्या 2 हो परंतु कोटि वास्तव में 1 हो, क्योंकि सांद्रता पदों की घातों का योग कोटि होता है, तो यहां पर कोटि कितनी है? 1। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणु संख्या 2 या 2 से अधिक हो परंतु वास्तविक रूप से अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। 2 में से यदि एक क्रियाकारक को आधिक्य में लिया जाए तो वो कोटि का निर्णय नहीं करेगा और जिसे अपन कम मात्रा में ले रहे हैं वही कोटि का निर्णय करेगा। तो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को देखने से ऐसा एहसास होता है कि अभिक्रिया शायद द्वितीय कोटि की होगी, परंतु 2 में से एक क्रियाकारक को आधिक्य में लेने पर जो अभिकर्मक आधिक्य में है वह कोटि का निर्णय नहीं करेगा। कोटि का निर्णय कौन करेगा? जिसकी सांद्रता कम है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणु संख्या 2 या 2 से अधिक हो परंतु वास्तविक रूप से कोटि का निर्णय करने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो सीमा कारक है, जिसकी मात्रा कम है, जो अधिकता में है वो कोटि का निर्णय नहीं कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणु संख्या 2 या 2 से अधिक हो, एक क्रियाकारक के अलावा अन्य सभी आधिक्य में उपस्थित हो और जिसकी वास्तविक कोटि 1 हो, उसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सवाल। इसका एक उदाहरण एस्टर का जल अपघटन, ऐसे ही अपन शर्करा का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन भी ले सकते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने और जल को आधिक्य में ले लिया जाए तो सिर्फ सुक्रोज ही अभिक्रिया की कोटि का निर्णय करेगा। यह है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, नेक्स्ट सवाल, किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर लगभग दुगुनी हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का आंसर देने के लिए अपने को एक ग्राफ बनाना होगा। सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए, एक ग्राफ बनाना होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि तापमान 10 डिग्री बढ़ाने से अभिक्रिया की दर लगभग क्या हो जाती है? दुगुनी। तो अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में 10 डिग्री ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। इसको अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक ग्राफ अपन बना रहे हैं। इस ग्राफ में y एक्सिस पर अणुओं का अंश और x एक्सिस पर है ऊर्जा। ग्राफ में y अक्ष पर ले रहे हैं अणुओं का अंश, x एक्सिस पर ले रहे हैं ऊर्जा और ये ग्राफ बनाया T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ये ग्राफ है T डिग्री सेंटीग्रेड ग्राफ, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। क्या अर्थ है इस ग्राफ का? y एक्सिस पर अणुओं का अंश और x एक्सिस पर ऊर्जा। तो जिन अणुओं की ऊर्जा बहुत कम है उनका अंश भी बहुत कम है और जिन अणुओं की ऊर्जा बहुत ज्यादा है उनका अंश भी काफी कम है।
और जिनकी ऊर्जा मध्यवर्ती है उन अणुओं का अंश बहुत ज्यादा है। तो कम ऊर्जा वाले और अत्यधिक ऊर्जा वाले अणु पात्र में बहुत कम है और जिनकी ऊर्जा मध्यवर्ती है उनका अंश बहुत ही ज्यादा है। अब मान लेते हैं ये सक्रियण ऊर्जा को बताता है, सक्रियण ऊर्जा को बताता है। इस बिंदु से आगे जितने भी अणुओं का अंश है वो सब अभिक्रिया को संपन्न करवाएंगे, प्रभावी टक्करें करेंगे। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मार्किंग कर देते हैं इसमें, ये एरिया ए बी सी एंड डी। इस ए बी सी डी एरिया में जो भी अणु हैं इन्हें अपन क्या मानेंगे, ऐसे अणु जो प्रभावी टक्कर करने में सक्षम है, सक्रिय अणु, एक्टिव मॉलिक्यूल, सक्रिय अणु। ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक है वह प्रभावी टक्कर करेंगे और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये सारा ग्राफ अपन ने बनाया है T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यदि अपन तापमान को बढ़ाएं, जैसा कि प्रश्न कह रहा है तापमान 10 डिग्री बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, तो तापमान को बढ़ाने से क्या होगा, तापमान को बढ़ाएंगे तो सभी अणुओं की ऊर्जा थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, एरिया अंडर द कर्व, वो कांस्टेंट रहेगा, ग्राफ दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दाईं तरफ ही क्यों, क्योंकि ऊर्जा कहां है, एक्स एक्सिस पर। तो ग्राफ दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। ये ग्राफ अपन ने बनाया है T+10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पे E और यहाँ पर F। तब आप देख पा रहे हो जो पहले सक्रिय अणुओं का अंश था जो क्षेत्रफल ABCD में दिखाया गया है, उससे अब T+10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ग्राफ पर सक्रिय अणुओं का अंश ABEF, क्या ये लगभग दुगुना हो गया। अब पहले की तुलना में दुगुने अणु सक्रिय हैं जो प्रभावी टक्कर करेंगे और उत्पाद में भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं क्षेत्रफल, एरिया ABEF, A, B, E और F लगभग लगभग दुगुना है कौन से क्षेत्रफल से, ABCD से, ABCD। ग्राफ से आपको समझ आ रहा होगा कि ABCD क्षेत्रफल में जितने सक्रिय अणु हैं उसकी तुलना में ABEF क्षेत्रफल में सक्रिय अणुओं की संख्या लगभग क्या हो गई है, दुगुनी। तो सक्रिय अणुओं का अंश दुगुना, सक्रिय अणुओं का अंश लगभग लगभग दुगुना, तो अभिक्रिया की दर भी लगभग लगभग क्या, दुगुनी। अगर सक्रिय अणुओं का अंश 3 गुना हो जाता तो अपन ये कहते हैं कि अभिक्रिया की दर 3 गुना हो गई। जितने अणु पहले सक्रिय थे उससे अधिक अणु सक्रिय हो गए तो अभिक्रिया की दर निश्चित रूप से बढ़ेगी। पर अगर ये सक्रिय अणुओं की संख्या दुगुनी हो रही है तो अभिक्रिया की दर दुगुनी। सक्रिय अणुओं का अंश यदि 3 गुना हो जाए तो अभिक्रिया की दर 3 गुनी। परंतु अधिकांश अभिक्रियाओं में, जनरली सामान्यतया अधिकांश अभिक्रियाओं में, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान को 10 डिग्री बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। तो ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा, पर अपने को आंसर कैसे लिखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वही अणु उत्पाद में बदल सकते हैं जिनकी ऊर्जा अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से अधिक हो। तो सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश दुगुना हो जाता है, इसीलिए अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। तो अपने को थ्योरेटिकल आंसर देने से बेटर है अपन ग्राफ बनाकर आंसर दें। तो इस ग्राफ के हिसाब से तापमान 10 डिग्री बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न करो। वेग स्थिरांक K, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K का फॉर्मूला अपने को प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल, एनसीईआरटी का बड़ा फेमस डेरिवेशन, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक और अर्धआयु की गणना। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। किसी भी अभिक्रिया की दर को कैसे लिखा जाएगा, माइनस dr अपॉन dt। और दर को कैसे लिखा जाएगा, वेग स्थिरांक इनटू क्रिया कारक की सांद्रता, और सांद्रता की घात में आता है अभिक्रिया की कोटि।
तो कोटि प्रायोगिक तथ्यों से पता चलती है, पर अभी अपने को प्रश्न कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपने को सिद्ध करना है, इसीलिए अपन घात में कितना लिखेंगे 1। अभिक्रिया की दर r बराबर वेग स्थिरांक k और यहां आता है सांद्रता। अब सांद्रता की घात जो होती है वो होती है अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि कैसे पता चले, प्रश्न से पता चल रही है। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम कोटि के लिए अपने को सिद्ध करना है। तो r बराबर माइनस dr/dt बराबर k r की पावर 1। अब dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt। dt को सामने शिफ्ट किया और r को नीचे किया, ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद में अपन कर रहे हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। तो समाकलन जब किया जाएगा dr अपॉन r का, तो ये बन जाएगा log r इज इक्वल टू समाकलन करना है माइनस k इंटू dt का। ठीक है, dr अपॉन r का इंटीग्रेशन समाकलन log r ln r, ये log जिसका बेस e है, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी log बेस e r इज इक्वल टू माइनस k कांस्टेंट है और dt का समाकलन t और समाकलन स्थिरांक को i लिखा गया है। समाकलन स्थिरांक को c से भी लिख सकते हैं, पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को i से यहां लिखा है। तो ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i, इसको क्या देते हैं समीकरण संख्या 1। अब प्रारंभिक अवस्था में at t इज इक्वल टू 0 जो सांद्रता है क्रियाकारक की उसको r0 लिखा जाएगा। प्रारंभिक सांद्रता को क्या लिखा जाएगा, r0। तो इनिशियली शुरुआत में प्रारंभ में at t इज इक्वल टू 0 सांद्रता को क्या लिखा जाएगा, r0। ऐसा अगर अपन समीकरण 1 में लिखें तो ln r, r के स्थान पे अपन को लिखना है r0, r के स्थान पे r0 लिखना है, इज इक्वल टू माइनस kt और t के स्थान पे अपन को 0 लिखना है प्लस i। तो ये तो 0 हो गया, तो i की वैल्यू क्या मिल गई, ln r0। i की वैल्यू मिल गई है अपन को ln r0। तो अब ये i की वैल्यू अपने को रखनी है समीकरण संख्या 1 में। समीकरण 1 ये आपके सामने समीकरण 1। तो ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i और i की वैल्यू जो अपन ने ज्ञात करी ln r0। ठीक है, फिर से देख लीजिए समीकरण संख्या 1, ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i। तो ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i। i की वैल्यू अपन ने क्या लिख दी, i की वैल्यू अपन ने लिख दी है ln r0। प्रारंभिक अवस्था में r को r0 लिखा जाता है, तो r को अपन ने r0 लिखा, t को 0 लिखा, तो i की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, ln r0। तो i की वैल्यू यहां पुट कर दी ln r0। ठीक है, इसके बाद माइनस kt को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस का kt इज इक्वल टू ln r को उस तरफ शिफ्ट करें तो ln r0 माइनस ln r। अब ये बन गया है log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m बटा n, log m अपॉन n। तो kt इज इक्वल टू ln r0 अपॉन r। फिर से देख लीजिए log m माइनस log n, log m बटा n, तो ये हो गया ln r0 अपॉन r। और अपने को किसका सूत्र सिद्ध करना है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का मतलब k का सूत्र सिद्ध करना है। तो यदि अपन k लिखना चाहें तो t को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln नेचुरल लॉग ln log e r0 अपॉन r। अब log बेस e यहां पर है, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन को log बेस 10 चाहिए। तो log बेस e को log बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करें, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 r0 अपॉन r। k is equal to 2.303 अपॉन t log बेस 10 r0 अपॉन r। इस फॉर्मूले में k क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, t क्या है समय, r0 क्या है प्रारंभिक सांद्रता और r क्या है क्रिया कारकों की शेष बची सांद्रता। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का फॉर्मूला 2.303 अपॉन t log बेस 10 r0 अपॉन r।
तो ये प्रथम कोटि का फॉर्मूला। डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है। शुरुआत ऐसे करें कि आर अभिक्रिया की दर माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्रिया कारकों की सांद्रता घटती है इसलिए अपन ने माइनस लगाया, माइनस डी आर अपॉन डी टी सांद्रता में परिवर्तन की दर, इज इक्वल टू के क्रिया कारक की सांद्रता और घात में क्या आएगा, अभिक्रिया की कोटि। दोनों सूत्रों को इक्वेट करके समाकलन करके आई की वैल्यू ln r निकालकर समीकरण 1 में रखने पर अपने को फॉर्मूला मिला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 r नॉट अपॉन r। बोर्ड के एग्जाम में प्रथम कोटि के लिए k का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धआयुकाल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो क्योंकि अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में k का फॉर्मूला सिद्ध करा, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला सिद्ध करा, उसी फॉर्मूले से अपन किसका सूत्र लाएंगे, अर्धआयुकाल का। और ये देखते हैं कि अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता r0 पे निर्भर करता है या नहीं करता, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि निर्भर नहीं करता है, तो ऐसा ही सिद्ध होने वाला है। देखिए k का फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 r0 अपॉन r। क्या यही फॉर्मूला अभी पिछले सवाल में अपन ने सिद्ध करा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में k का फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 r0 अपॉन r। अब यहां पर एक एक चीज का फिर से मतलब बताऊं आपको। k है प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक, t है समय, r0 है प्रारंभिक सांद्रता और r है क्रिया कारकों की शेष बची हुई सांद्रता। अब बात करनी है अर्धआयुकाल की। अर्धआयुकाल किसे कहते हैं, अर्धआयुकाल t इज इक्वल टू टी हाफ। कब, जब शेष बची सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। अर्धआयुकाल की परिभाषा, ऐसा समय जिसके व्यतीत होने पर, बीतने पर, गुजरने पर, ऐसा समय जिसके बीतने पर क्रिया कारक की शेष बची सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, हाफ रह जाए। यदि क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 मान ले, 100, तो 100 का आधा 50 जब रह जाए, उसमें जितना भी समय लगेगा उस समय को क्या कहेंगे, अर्धआयुकाल। ऐसा समय जिसके व्यतीत होने पर क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, उसे अर्धआयुकाल कहते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें अपन फॉर्मूले में रख दें तो अपने को अर्धआयुकाल का फॉर्मूला मिल जाएगा। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी की जगह अपन लिख रहे हैं टी हाफ लॉग बेस 10 r0 अपॉन r, और r है शेष बची सांद्रता जो होनी चाहिए प्रारंभिक सांद्रता की आधी, तो यहां अपन लिख रहे हैं r0 अपॉन 2। तो r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा log 2। तो t हाफ को इस तरफ कर देते हैं, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log बेस 10 और 2, r0 से r0 कैंसिल, 2 ऊपर शिफ्ट हो गया तो log 2, और log 2 की वैल्यू आप सब जानते हैं, log 2 log बेस 10 एंड 2, log 2 की वैल्यू 0.3010, तो ये log 2 की वैल्यू अपन को यहां पुट करनी है। तो अगला स्टेप यहां पर t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, इनटू में है log 2 और log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 0.3010 और 2.303 को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला प्रथम कोटि के लिए अर्धआयुकाल का, 0.693 अपॉन k। तो देखिए इस फॉर्मूले को, क्या इस फॉर्मूले में प्रारंभिक सांद्रता यानी कि r0 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस फॉर्मूले में प्रारंभिक सांद्रता कहीं नहीं है, तो इसे क्या सिद्ध हुआ, अर्धआयुकाल r0 माने प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। जैसे घात क्या लिखते हैं, 0। अगर प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता तो घात 1 लिखते हैं। यहां पर r0 प्रारंभिक सांद्रता का और अर्धआयुकाल का कोई संबंध नहीं है। t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, प्रारंभिक सांद्रता इसमें नहीं आ रहा है, तो इस प्रश्न के अनुसार प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धआयुकाल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कैसे निर्भर नहीं करता है, इस फॉर्मूले के अनुसार t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो सबसे पहले अपन ने प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र सिद्ध किया, और वेग स्थिरांक के फॉर्मूले में ही t को अपन ने t हाफ लिखा,
और बची हुई सांद्रता, क्रिया कारक की बची हुई सांद्रता को R0/2 लिखा, क्योंकि अर्धआयुकाल की परिभाषा ही कुछ ऐसी है, ऐसा समय जिसके व्यतीत होने पर क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाए, उसमें जो समय लगता है उसे अर्धआयुकाल कहते हैं, और अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑरेनियस समीकरण के आधार पर ln k और 1/t में ग्राफ अपने को बनाना है। ऑरेनियस समीकरण, सबसे पहले ऑरेनियस समीकरण k इज इक्वल टू a e की घात माइनस EA बटे RT, ये है ऑरेनियस समीकरण। k क्या है? वेग स्थिरांक। a ऑरेनियस स्थिरांक, a को कहते हैं ऑरेनियस स्थिरांक या आवृत्ति गुणांक या पूर्व चर घातांकी गुणांक। k है वेग स्थिरांक, a है ऑरेनियस नियतांक या पूर्व चर घातांकी गुणांक या ऑरेनियस नियतांक। e एक्सपोनेंशियल e की घात माइनस EA बटा RT। EA क्या है? EA है सक्रियण ऊर्जा, वह अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जिससे क्रियाकारक अभिक्रिया को संपन्न करवाने की योग्यता रखेंगे। तो EA है सक्रियण ऊर्जा, R गैस स्थिरांक और T है तापमान। तो यह है ऑरेनियस समीकरण। अब प्रश्न कह रहा है कि ln k है ना, लॉग लेना पड़ेगा अपने को और 1/t के बीच में ग्राफ बनाना है, तो अपन को क्या करना है? दोनों तरफ लॉग लिखना है प्रश्न के हिसाब से। तो दोनों तरफ लॉग लिखने जा रहे हैं, तो ln k इज इक्वल टू, अब इसे दो पद मानिए, log m इंटू n, लॉग अपन लेने वाले हैं, और a डॉट e पावर माइनस EA अपॉन RT, तो log m इंटू n, log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा ln a प्लस ln e पावर माइनस EA अपॉन RT। फिर से सुन लीजिए, ln k इज इक्वल टू, अब ये हो गया log m इंटू n, इसको एक ही पद माने, तो log m इंटू n, log m प्लस log n, तो ln a प्लस ln नेचुरल लॉग log बेस e पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ln k इज इक्वल टू ln a log बेस e और e 1 हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी माइनस EA अपॉन RT। देखिए इस फॉर्मूले को, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। अब अगर अपन इसे सरल रेखा समीकरण से तुलना करें तो y इज इक्वल टू c प्लस mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c या y इज इक्वल टू c प्लस mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सरल रेखा समीकरण। y एक्सिस पे ln k ग्राफ अपन बनाने जा रहे हैं। y एक्सिस पे ln k log k, और x एक्सिस पर है 1/t, x एक्सिस पे 1/t। तो आप देख पा रहे हो यहां पर x एक्सिस पे 1/t करने के बाद m यानी कि ढाल, स्लोप, ढाल क्या है? माइनस EA अपॉन R, और अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या है? ln a। m क्या होता है? ढाल, c क्या होता है? अंतःखंड इंटरसेप्ट, तो ढाल है माइनस EA अपॉन R और अंतःखंड है ln a। तो धनात्मक अंतःखंड और ऋणात्मक ढाल का ग्राफ अपन को बनाना है। ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें ढाल कैसा हो? नेगेटिव, और अंतःखंड कैसा हो? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अंतःखंड, अंतःखंड की तलाश y अक्ष पर करते हैं, तो y अक्ष पर पॉजिटिव वैल्यू अपन को लेनी है अंतःखंड की, और ढाल अपन को लेना है नेगेटिव। तो नेगेटिव ढाल का चयन कैसे करें? इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्षैतिज से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर 90 से बड़ा कोण अगर आए तो उसे नेगेटिव ढाल मानेंगे। क्षैतिज से एंटी क्लॉकवाइज आने पर 90 से बड़ा एंगल है तो इसे कैसा ढाल मानेंगे? नेगेटिव ढाल। और अंतःखंड, अंतःखंड y अक्ष पर देखा जाता है, ये यहां से यहां तक अंतःखंड कितना है? अंतःखंड ln a, अंतःखंड है ln a, ln a, और ये ढाल कैसा है? नेगेटिव, और m इज इक्वल टू कितना? माइनस EA अपॉन R। तो बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ ln k और 1/t के बीच में कैसे बनाया ग्राफ? आर्हेनियस समीकरण से। आर्हेनियस समीकरण k बराबर a e की घात माइनस EA अपॉन RT। k है वेग स्थिरांक, a आर्हेनियस नियतांक, e की घात माइनस EA है सक्रियण ऊर्जा, R गैस स्थिरांक, T तापमान। दोनों तरफ लॉग लिखा, तो ln k log m इंटू n, log m प्लस log n, पावर आगे आ गई माइनस EA अपॉन R। सरल रेखा y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर यह मिला अपने को अंतःखंड धनात्मक, ढाल ऋणात्मक।
ऋणात्मक ढाल और धनात्मक अंतखंड का ग्राफ ln k और 1/t के बीच में। ठीक है, ये ऑरेनियस समीकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव स्पष्ट करो। जब भी प्रश्न में उत्प्रेरक शब्द लिखा हो, उत्प्रेरक, तो अपन हमेशा इसे धनात्मक उत्प्रेरक मानेंगे। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, अभिक्रिया में लगने वाले समय को कम कर देता है। तो अभिक्रिया की स्पीड क्यों बढ़ जाती है वो अपन समझने जा रहे हैं। पर सबसे पहली बात ये कि सिर्फ उत्प्रेरक शब्द का मतलब धनात्मक उत्प्रेरक ही मानना है। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अननेसेसरी अपन ऋणात्मक उत्प्रेरक को कंसीडर नहीं करेंगे जब तक प्रश्न ना कहे। प्रश्न उत्प्रेरक कहता है तो धनात्मक उत्प्रेरक के आधार पर समझा जाएगा। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद में उत्प्रेरक का अर्थ समझ में आएगा। ग्राफ में y अक्ष पर अपन ले रहे हैं ऊर्जा, एनर्जी, और x एक्सिस पर ले रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक। अभिक्रिया निर्देशांक या अभिक्रिया पथ, रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ग्राफ में बना रहा हूं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ बनाया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्रियाकारकों का ऊर्जा स्तर, ये R का मतलब रिएक्टेंट का ऊर्जा स्तर, P का मतलब प्रोडक्ट का ऊर्जा स्तर, और ये है सक्रियण संकुल, ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध या सक्रियण संकुल, ऊर्जा अवरोध या सक्रियण संकुल। इतनी ऊर्जा क्रियाकारकों के पास रहती है। क्रियाकारकों की औसत ऊर्जा बॉटम से लेके पीक तक, इस ऊर्जा को कहेंगे अपन देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिससे क्रियाकारक उत्पाद में बदले या अभिक्रिया संपन्न हो जाए। तो क्रियाकारक को अगर उत्पाद में बदलना है तो इस अवरोध को पार करना पड़ेगा। यह पूरी ऊर्जा क्या कहलाएगी? देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। अब क्रियाकारकों के पास माना कि इतनी ऊर्जा पहले से उपस्थित है, तो उन्हें अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितनी ऊर्जा चाहिए? इतनी, तो इसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा यहां से यहां तक EA, सक्रियण ऊर्जा। जब तक अपन सक्रियण ऊर्जा को नहीं समझेंगे, उत्प्रेरक का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? देहली ऊर्जा। इतनी ऊर्जा क्रियाकारक के पास है, यह क्रियाकारकों की औसत ऊर्जा। तो उन्हें अतिरिक्त कितनी ऊर्जा चाहिए? ये अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा वह अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जिससे क्रियाकारक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर सके, हिस्सा ले सके। तो मान लो देहली ऊर्जा का मान 50 जूल है और औसत ऊर्जा का मान 30 जूल है, तो एक्स्ट्रा कितनी ऊर्जा चाहिए? सीधी सी बात है, 20 जूल। अगर 30 जूल ऊर्जा पहले से है और 50 जूल का टारगेट पूरा करना है, तो एक्स्ट्रा ऊर्जा कितनी चाहिए? अगर 30 जूल पहले है तो 20 जूल ही चाहिए। तो वह अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जिससे क्रियाकारक उत्पाद में बदल सकें, ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें, उसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक का जो प्रभाव अपन जानना चाह रहे हैं उसमें सक्रियण ऊर्जा शब्द आएगा, इसलिए सक्रियण ऊर्जा शब्द को अपन ने पहले समझ लिया। नाउ अब उत्प्रेरक क्या करता है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक नया रास्ता, नया पथ प्रदान करता है और उसमें सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। यह पहले वाला बनाया हुआ ग्राफ बिना उत्प्रेरक के, और ये जो अब नया ग्राफ बनाया है यह है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस, उपस्थिति में यह ग्राफ बनाया है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और आप देख पा रहे हो अब सक्रियण संकुल, ऊर्जा अवरोध नीचे आ गया है। तो अब क्रियाकारकों को कितनी ऊर्जा चाहिए जिससे कि वो उत्पाद में बदल सके? EA डैश। क्रियाकारकों का ऊर्जा स्तर, उत्पाद का ऊर्जा स्तर वही है, लेकिन ऊर्जा अवरोध नीचे आ गया। कब? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देहली ऊर्जा का मान भी कम हो गया, औसत ऊर्जा के बाद अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा का मान भी कम हो गया। तो उत्प्रेरक का क्या काम है? उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक नया पथ प्रदान करता है, नया रास्ता प्रदान करता है, नया पथ। उस नए पथ में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। उत्प्रेरक कम सक्रियण ऊर्जा वाला नया पथ अभिक्रिया को प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दर बढ़ जाती है, एक ही बात है। शीघ्रता से संपन्न होना या अभिक्रिया की स्पीड बढ़ना, अभिक्रिया की दर बढ़ना, या अभिक्रिया में लगने वाला जो समय है वो घट जाता है।
अभिक्रिया के संपन्न होने में, अभिक्रिया के लगने में, अभिक्रिया के संपन्न होने में जो समय लग रहा है वो घट जाता है। तो अगर अपन एक ही शब्द में उत्प्रेरक की व्याख्या करना चाहें, बहुत सारी बातें ना करें, तो सिर्फ एक ही शब्द में अगर बताना है तो उत्प्रेरक क्या करता है, कम सक्रियण ऊर्जा वाला नया पथ प्रदान करता है जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाए, अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर सिर्फ और सिर्फ सक्रियण ऊर्जा है। उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। देख सकते हैं आप, पहले EA और अब EA डैश, तो दिखाई दे रहा है अपने को EA डैश जो है वो कम है ना EA से, तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया को नया पथ प्रदान करता है जिससे अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी अभिक्रिया की, समय घट जाएगा, अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न होगी, अभिक्रिया को नया पथ मिलेगा। कारण क्या है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देना। तो पहले वाला ग्राफ और नया वाला ग्राफ, दोनों में क्या क्या फर्क है देखें। ऊर्जा अवरोध परिवर्तित हो गया, देहली ऊर्जा कम हो गई, सक्रियण ऊर्जा भी कम हो गई, लेकिन क्रियाकारकों का ऊर्जा स्तर और उत्पाद का ऊर्जा स्तर वही है। तो अभिक्रिया की स्पीड सक्रियण ऊर्जा कम होने से बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। 4 ऑप्शन अपने पास में है और अपने को इनमें से तलाश करनी है शून्य कोटि अभिक्रिया की। तो देखते हैं 1 by 1। पहला ऑप्शन H2 plus I2 gives 2HI, ये द्वितीय कोटि का उदाहरण है, सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन एस्टर का क्षारीय जल अपघटन, ये भी द्वितीय कोटि का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन एथीन प्लस हाइड्रोजन एथेन, ये प्रथम कोटि का उदाहरण है, एनसीईआरटी में गिवन प्रथम कोटि का उदाहरण। अब जो सेकंड ऑप्शन है HI जो गैस है, किसी भी गैस का विघटन अगर धातु की सतह पर करें, यहां ऐसा लिखा है गोल्ड की सतह पर, किसी गैस का विघटन अगर धातु की सतह पर करें तो HI के विघटन से H2 और I2 ही बनेंगे। तो अभिक्रिया कौन सी कोटि का अनुसरण करती है, शून्य कोटि का अनुसरण करती है, शून्य कोटि। जैसे अमोनिया गैस को प्लैटिनम धातु की सतह पर विघटित करें तो N2 और H2 बनेंगे। अमोनिया गैस को प्लैटिनम धातु की सतह पर विघटित करें तो N2 और H2 बनेंगे उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर। तो गैस का धातु की सतह पर विघटन कौन सी कोटि का अनुसरण करता है, शून्य कोटि का अनुसरण करता है। एथीन और हाइड्रोजन एथेन बना रहे हैं, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, H2 और I2 gives 2HI, ये भी क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो सीधा सा सवाल, एनसीईआरटी का उदाहरण, HI का विघटन गोल्ड की सतह पर शून्य कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करता है। ठीक है, तो सभी प्रथम कोटि, शून्य कोटि आदि के उदाहरण जरूर याद करें एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धआयुकाल का सूत्र सिद्ध कीजिए। तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों के लिए K का फॉर्मूला, वेग स्थिरांक और अर्धआयु का फॉर्मूला, इनको सिद्ध करना अपने को अच्छे से आना चाहिए। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रथम कोटि में K का सूत्र सिद्ध किया, अब अपन शून्य कोटि के लिए K का सूत्र सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो अभिक्रिया की दर R इज इक्वल टू माइनस dr बटा dt। क्रियाकारक की सांद्रता घटेगी, सांद्रता में परिवर्तन की दर अभी, और बराबर K और क्रियाकारक की सांद्रता R। अब घात में जो आता है वो होता है कोटि। अब घात क्या लिखें, प्रश्न कह रहा है शून्य कोटि, अदरवाइज कोटि जो है वो प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, तो यहां अपन घात में लिखेंगे 0। R का दर का फॉर्मूला सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, और क्रियाकारक की सांद्रता घटती इसलिए माइनस लगाया, और R बराबर K क्रियाकारक की सांद्रता की घात में क्या कोटि, तो यहां कोटि कौन सी लिखेंगे, शून्य कोटि प्रश्न के अनुसार। तो दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करें तो dr, अब इस r की घात 0 का मतलब तो 1 हो गया, तो dr इज इक्वल टू dt को सामने पहुंचा देते हैं माइनस k dt। ठीक है, इसके बाद करने वाले अपन समाकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो समाकलन कर रहे हैं dr का और इधर माइनस k dt का। dr का समाकलन हो गया r, माइनस k कांस्टेंट है, dt का t और समाकलन स्थिरांक i, समीकरण संख्या 1, बिल्कुल प्रथम कोटि की तरह समीकरण संख्या 1। अब प्रारंभ में at t इज इक्वल टू 0, प्रारंभ में शुरुआत में सांद्रता को कैसे लिखा जाएगा, R0 से लिखा जाएगा। शुरुआती सांद्रता को क्या लिखेंगे, R0, ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं।
तो r की जगह मैंने लिखा r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, टी समय प्रारंभ में, तो प्रारंभिक समय को अपन 0 लिखेंगे और ये i, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो i की वैल्यू अपन को मिल गई है r नॉट, i की वैल्यू r नॉट यहां लिखते हैं, i की वैल्यू अपन को मिल गई है r नॉट। अब यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं क्योंकि समीकरण 1 में है i और i की वैल्यू अपन को मिल गई है r नॉट। तो r इज इक्वल टू माइनस के टी, देखिए समीकरण 1 को, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, और i की वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया r नॉट, तो i की वैल्यू अपन लिख रहे हैं r नॉट। ठीक है, यहां तक फिर से देख लो, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, और i की वैल्यू अपन को क्या प्राप्त हुई r नॉट, तो i की वैल्यू अपन ने r नॉट पुट कर दी। अब माइनस के टी इधर आने से प्लस का बन जाएगा, और r नॉट, इस r को उधर शिफ्ट करेंगे, r नॉट माइनस r, ठीक है, माइनस के टी इधर आया तो प्लस का बन गया, r को उधर शिफ्ट किया तो क्या बन गया, r नॉट माइनस r। नाउ इसके बाद अगर अपन को k का फॉर्मूला चाहिए तो t को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो r नॉट माइनस r अपॉन t। तो वेग स्थिरांक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या आ गया, r नॉट माइनस r अपॉन t। अब एक एक चीज का मतलब देखते हैं, k क्या है, k है वेग स्थिरांक, कौन सी कोटि के लिए, प्रश्न आप देखो शून्य कोटि के लिए, अदरवाइज प्रथम कोटि के लिए भी वेग स्थिरांक का सिंबल तो k ही है, तो वेग स्थिरांक k है कौन सी कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। r नॉट है प्रारंभिक सांद्रता, r है क्रिया कारकों की शेष बची हुई सांद्रता, और t क्या है, समय। r नॉट माइनस r अपॉन t, ये वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। तो प्रश्न कह रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु, तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला अपने सामने है, k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r अपॉन t। अब किसका सूत्र सिद्ध करेंगे, अर्धायु काल का, तो अर्धायु काल का फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं। अर्धायु काल किसे कहते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया, t को t हाफ कह सकते हैं, t को t हाफ कह सकते हैं कब, जब शेष बची सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, शेष बची सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। फिर से मैं अर्धायु काल की परिभाषा बोलता हूं, ऐसा समय जिसके व्यतीत होने पर, ऐसा समय जिसके बीतने पर क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाए, उसे क्या कहते हैं, अर्धायु काल। तो t को t हाफ और r को r नॉट बाई 2 लिखने से अपने को अर्धायु काल का फॉर्मूला मिल जाएगा, देखते हैं। तो k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r, और r की जगह अपन क्या लिखने वाले हैं, r नॉट बाई 2, r नॉट बाई 2 अपॉन t, t की जगह क्या लिखने वाले हैं, t हाफ। तो t हाफ को इधर शिफ्ट करेंगे, k को नीचे शिफ्ट करेंगे, और r नॉट में से r नॉट बाई 2 अगर जाएगा, 1 r नॉट में से हाफ r नॉट जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ r नॉट। तो फाइनली t हाफ इज इक्वल टू r नॉट अपॉन 2k, t हाफ इज इक्वल टू r नॉट अपॉन 2k। t हाफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया इधर, और k को नीचे शिफ्ट कर दिया, देख लीजिए t हाफ इधर, k नीचे। अब 1 r नॉट में से हाफ r नॉट जाएगा, तो हाफ r नॉट बचेगा, r नॉट बाई 2 बचेगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आया, t हाफ इज इक्वल टू r नॉट अपॉन 2k। क्या है t हाफ, अर्ध आयु काल, r नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, k क्या है, वेग स्थिरांक, कौन सी कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। तो t हाफ इज इक्वल टू r नॉट अपॉन 2k अर्धायु काल का सूत्र, और वेग स्थिरांक k का r नॉट माइनस r अपॉन t। प्रश्न के हिसाब से अपने को वेग स्थिरांक और अर्धायु के सूत्र सिद्ध करने थे, ये बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन। बस ये है कि प्रथम कोटि में यहाँ घात में, घाती कोटि है तो घात, वेग नियम में जो घात है वो कोटि है, तो प्रथम कोटि में यहाँ 1 लिख के डेरिवेशन किया, और शून्य कोटि में यहाँ 0 लिख के अपन ने डेरिवेशन किया। तो आप सभी प्रथम कोटि और शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु के फॉर्मूलों के डेरिवेशन अच्छे से याद करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने, 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना है। क्या सिद्ध करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना है। तो यहाँ पर दो अलग अलग समय, एक 99% अभिक्रिया होने का समय
और एक 90% अभिक्रिया होने का समय, इन दोनों का अपने को अनुपात लेना है। और प्रथम कोटि का K का सूत्र यहां काम आएगा, तो K बराबर 2.303 बटे T log बेस 10 R0 बटे R। आज की क्लास में अपन ने इस सूत्र को सिद्ध किया है, K बराबर 2.303 बटे T log बेस 10 R0 अपॉन R। इस फॉर्मूले में अगर अपन T को इधर और K को नीचे शिफ्ट कर दें तो T बराबर 2.303 बटे K log बेस 10 R0 अपॉन R। अब देखिए T बराबर 2.303 अपॉन K log बेस 10 R0 अपॉन R। तो R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, और R क्या है? शेष बची सांद्रता। अब यहां पर R0 और R की वैल्यू रखेंगे 99% अभिक्रिया के हिसाब से, 90% अभिक्रिया के हिसाब से। दो समीकरणें बनेगी, उनका अनुपात लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, दुगुना है या जितना भी गुना है वो सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं 99% अभिक्रिया पूर्ण होने की। तो T 99%, मतलब जब अभिक्रिया 99% पूर्ण हो गई है तो T 99% 2.303 बटे के log बेस 10, प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेते हैं। R होता है शेष बची सांद्रता। 99% अभिक्रिया पूर्ण हुई तो बची कितनी? सिर्फ 1%। अगर अभिक्रिया 99% पूर्ण हो गई है, संपन्न हो गई है, तो रिएक्शन बची कितनी? सिर्फ 1%। तो अगर प्रारंभिक मात्रा 100 लेवे, 99 अभिक्रिया हो गई, 99% हो गई, तो बचा कितना? 1। ये हो गई है समीकरण संख्या 1। ऐसे दो इक्वेशन बनेगी। पहली समीकरण अपन बना चुके। सेकंड समीकरण 90% अभिक्रिया पूर्ण होना प्रश्न के हिसाब से। तो जब अभिक्रिया 90% पूर्ण हो गई तो देखो 2.303 अपॉन के तो वैसे के वैसे ही आएगा, log बेस 10। अब प्रारंभिक मात्रा 100 मान लो, 90% अभिक्रिया पूर्ण हुई, संपन्न हुई, तो बची कितनी? केवल 10। ये समीकरण संख्या 2। बिल्कुल सिंपल। जब 99% रिएक्शन पूरी हो रही तो 1% बचेगा, जब 90% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो 10% बचेगा। तो प्रारंभिक मात्रा 100, 100 बटा 1 और 100 बटा 10, इसको अपन सॉल्व करेंगे। अगर समीकरण 1 और 2 का अनुपात लिया जाए तो 2.303 अपॉन के तो कैंसिल ही हो जाएंगे। यहां बचा log 100 और यहां 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? log 10। तो अपन करने वाले हैं समीकरण 1 बटे 2। समीकरण 1 और 2 का अपन अनुपात लेने वाले हैं। तो T 99% बटे T 90% बराबर, यस, 2.303 अपॉन के 2.303 अपॉन के कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? यहां बचेगा log 100 अपॉन 10 से 10 कैंसिल करें तो log 10 बचेगा नीचे की तरफ, log 10। log 100 की वैल्यू 2 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये अनुपात आ गया 99% अभिक्रिया पूर्ण होने और 90% अभिक्रिया पूर्ण होने का। अब अगर T 90% को सामने शिफ्ट कर दें तो T 99% बराबर, इसको सामने शिफ्ट करेंगे तो 2 इंटू T 90%। T 99% बराबर 2 इंटू T 90%, अर्थात 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लगेगा उससे दुगुना समय लगेगा 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में। तो फिर से सवाल को देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में जो लगा समय है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का क्या है? दुगुना, 2 टाइम्स। यदि 90% पूर्ण होने में 5 मिनट लगते हैं तो 5 इंटू 2 10 मिनट लगेंगे, तो रिएक्शन 99% हो जाएगी। 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लगेगा उसको 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? T 99%। तो इस तरह के सवाल बड़े सिंपल सवाल होते हैं। बस अपने को प्रथम कोटि के लिए जो K का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। T को इधर शिफ्ट करें और K को नीचे करें, और जब भी अनुपात बनाएंगे तो 2.303 अपॉन के तो हमेशा ही कैंसिल होगा। फिर log में 100 है, log में 10 है, log में 2 है, log में 3 है, log की सिंपल वैल्यू याद रखें तो अनुपात अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर R बराबर K A का स्क्वायर और B, जब B की सांद्रता को नियत रखें, B की सांद्रता को नियत रखते हुए A की सांद्रता को 3 गुना कर दें तो अभिक्रिया, तो प्रारंभिक दर की तुलना में नई दर क्या हो जाएगी? देखते हैं। कोई रिएक्शन है जिसमें क्रियाकारक है A और B और ये बन रहे हैं उत्पाद में।
तो अभिक्रिया की दर R बराबर K, A और B क्रियाकारक हैं, इनकी सांद्रता का गुणा। अब रस समीकरण मिति को घात में रखें तो वो सैद्धांतिक वेग नियम होगा, पर प्रायोगिक वेग नियम शब्द का मतलब ही आप ऐसा मानिए, प्रायोगिक वेग नियम, तो इनकी घात में क्या रहा होगा, इनकी घात में कोटि रही होगी। तो कोटि को मैं यदि स्मॉल n और स्मॉल m मान लूं, कोटि को क्या मान लूं, स्मॉल n और स्मॉल m, a के सापेक्ष कोटि n, b के सापेक्ष कोटि m, और n और m का योग क्या कहलाएगा, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। यह है वेग नियम, प्रायोगिक वेग नियम। तो प्रश्न क्या चाहता है, प्रश्न कहना चाहता है कि b की सांद्रता को तो नियत रखें, b को नहीं बदलेंगे, और a की सांद्रता को क्या कर देंगे, 3 गुना, a की सांद्रता को 3 गुना कर देंगे। करके देखते हैं। तो नई दर r डैश बराबर k, a की सांद्रता 3 गुनी, तो यहां अपन को लिखना है 3a पावर में n और b की पावर m। क्या b की सांद्रता को दुगुना तिगुना आधा कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। प्रश्न कहता है b की सांद्रता को फिक्स रखिए, नियत रखिए, और सिर्फ किसकी सांद्रता बदलिए, a की सांद्रता को 3 गुना कर दें। तो a की जगह 3a लिख लिया, पावर में वही रह गया n। अब ये दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों समीकरण का अनुपात लेने से नई दर और पुरानी दर का अनुपात मिल जाएगा। तो समीकरण 2/1 करते हैं, समीकरण 2/1, यस, r डैश बटे r बराबर, हाँ नई दर k लिख दिया, ठीक है। अब ये जो कोटि है n और m, ये प्रश्न में दे रखी है, वेग नियम दे रखा है। क्या है वेग नियम, a का तो स्क्वायर और b की घात क्या, 1। तो n और m अज्ञात नहीं है, n और m का मान अपने को पता है। n की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2, और b की जगह क्या लिखेंगे, 1, और b की सांद्रता नहीं बदल रही है। तो सबसे पहले समीकरण 2 जो है, इसमें लिखा k, 3a की पावर क्या, 3a की पावर 2 प्रश्न के हिसाब से, और b की पावर कितनी, 1, क्योंकि वेग नियम दे रखा है। फिर समीकरण 1 में k a की घात 2 और b की घात 1 प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि b की सांद्रता नहीं बदल रही है, सिर्फ a की सांद्रता बदल रही है। तो जो भी वेग नियम दिया हो, घात में 2 हो 3 हो जो भी हो, उसके आधार पर दो समीकरण अपने को बनानी है। अब इनको सॉल्व करना है। तो b से b कैंसिल, इनको कैंसिल कर देते हैं, k से k कैंसिल कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, और आगे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, और नीचे भी क्या, a का स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा फाइनली, 9:1, r डैश अपॉन r। तो नई दर क्या आ गई, पुरानी दर से कितने गुना, 9 गुना। ऑप्शन में है 9 गुना बढ़ जाएगी, यस बी करेक्ट ऑप्शन। अभिक्रिया की दर 9 गुना बढ़ जाएगी। तो अब यहां देखो सीधा है कि अगर b को नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ a के आधार पर निर्णय करना है, तो a का स्क्वायर है, अगर a की सांद्रता दुगुनी करें, a की सांद्रता को दुगुनी करें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो दर 4 गुना हो जाएगी। यदि a की सांद्रता को 3 गुना करें जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 अर्थात 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो अभिक्रिया की दर कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। फिर भी अपन समीकरण बनाना चाहे तो समीकरण बना के कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव सवाल में डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर सांद्रता दुगुनी करें तो 2 की घात 2 तो 4 होगा, तो नई दर 4 गुना। सांद्रता 3 गुना करें तो 3 की घात 2 यानी कि 9 गुना। तो अपन समीकरण बना के भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव सवाल में समय बचाने के लिए अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर 9 गुना हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई यूनिट क्या होगी। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है। तो पहले जनरल फॉर्मूला बनाए, रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर R बराबर K इंटू क्रियाकारक की सांद्रता। अब सांद्रता की घात में क्या आएगा, कोटि, प्रथम कोटि है तो 1 आएगा, शून्य कोटि है तो 0 आएगा। प्रश्न क्या चाह रहा है, द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि तो घात में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे घात में अपन 2 लिख देते हैं। अब K की इकाई अपन को चाहिए, तो R बटे सांद्रता की घात 2, K इज इक्वल टू R अपॉन सांद्रता की घात 2। अब K की अपन को यूनिट चाहिए, यूनिट K की, तो R दर की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, अर्थात मोल प्रति लीटर और सेकंड इनवर्स, बटे सांद्रता की घात 2, सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर, या ऐसा लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, लेकिन घात क्या करनी पड़ेगी, 2।
देखिए K बराबर R बटा सांद्रता का स्क्वायर, R दर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और नीचे की तरफ है सांद्रता का स्क्वायर क्योंकि द्वितीय कोटि है और सांद्रता मोल प्रति लीटर उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो यहां पर मोल पर लीटर की घात 1 है, यहां पर मोल पर लीटर की घात 2 है, तो मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर तो कैंसिल कर देंगे, तो नीचे की तरफ क्या बचेगा, मोल प्रति लीटर। ऊपर वाले 1 मोल पर लीटर से नीचे वाला 1 मोल पर लीटर कैंसिल करने के बाद नीचे की तरफ क्या बचेगा, मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, तो लीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे मोल पड़ा है तो मोल इनवर्स, और ये तो है ये सेकंड इनवर्स। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई के की यूनिट क्या आ गई, के की यूनिट लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो फिर से देख लीजिए, अगर प्रश्न प्रथम कोटि के लिए कहता तो सांद्रता की घात 1 लिख देते, अगर प्रश्न शून्य कोटि के लिए कहता तो सांद्रता की घात 0 लिख देते, पर प्रश्न ने क्या कहा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तो n की वैल्यू 2 लिखेंगे, कोटि 2 लिखेंगे, तो r बराबर के सांद्रता की घात 2, के अगर k का यूनिट चाहिए तो r बटे सांद्रता का स्क्वायर, दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सांद्रता मोल प्रति लीटर का क्या स्क्वायर, तो ऊपर मोल पर लीटर है नीचे मोल पर लीटर का स्क्वायर है, तो 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल कर दीजिए, तो नीचे क्या बचेगा, 1 मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, तो लीटर ऊपर शिफ्ट हो गया, मोल नीचे रह गया, तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, सब में अपने को के की इकाई निकालना आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.02 m प्रारंभिक सांद्रता वाली शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धयुकाल 100 सेकंड है, तो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा, और वेग स्थिरांक की इकाई भी दी है, शून्य कोटि अभिक्रिया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो दर की इकाई है वही अगर दर स्थिरांक की इकाई है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यस, तो अपने को अर्धयुकाल दिया गया है, प्रारंभिक सांद्रता दी गई है और शून्य कोटि दिया गया है, और वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, तो अर्धयुकाल का सूत्र शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयुकाल का सूत्र आज की क्लास में अपन ने सिद्ध किया है, T half इक्वल टू R0 अपॉन 2K। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयुकाल का सूत्र T half बराबर R0 अपॉन 2K। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। प्रश्न ने अपने को 0.02 m प्रारंभिक सांद्रता दे दी, प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे दी, 0.02 बटे 2 इंटू के, हाँ के वेग स्थिरांक क्या होगा, वेग स्थिरांक अपन से पूछा है, और अर्धयुकाल, हाँ अर्धयुकाल कितना है 100 सेकंड, तो यहाँ अपन कितना लिखेंगे 100। तो अगर अपन को के ज्ञात करना है तो के को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 100 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो 0.02 अपॉन 2, के इधर शिफ्ट हो गया, 100 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इंटू 100। ठीक है, अब अगर अपन इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे और शिफ्ट हो जाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, और नीचे 2 जीरो पहले से हैं और पॉइंट को हटाने के बाद 2 जीरो और आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की घात -4। कैसा ऑप्शन है अपने पास, 1 इंटू 10 की घात -4, पहला ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल सवाल। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयुकाल 100 सेकंड दिया गया है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है और के का मान अपने से पूछा है, तो कैसे अपन को ये फॉर्मूला याद आएगा प्रश्न को पढ़ के कि क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि अर्धयुकाल दिया हुआ है तो फॉर्मूले में अर्धयु भी होना चाहिए, शून्य कोटि दिया हुआ है इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया, और प्रारंभिक सांद्रता भी दे रखी है। जबकि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि में निर्भर करता है। ये फॉर्मूला T half इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो अर्धयुकाल की गणना करो। इस बार शून्य कोटि नहीं है, इस बार प्रथम कोटि है, अर्धयुकाल की गणना करनी है, तो अर्धयुकाल का सूत्र काम आएगा, और इस इंफॉर्मेशन से अपन वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। देखिए सबसे पहले अपन इस बात पे ध्यान देते हैं कि अपन को निकालना क्या है, अर्धयुकाल और प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धयुकाल का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धयुकाल का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के। अब
अगर अपन को अर्धयुकाल निकालना है तो के की वैल्यू मिलते ही अपन अर्धयुकाल निकाल सकते हैं। तब अपना अगला काम ये होगा कि अपन के फाइंड करें, और प्रथम कोटि में के का फॉर्मूला के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 आर नॉट बटे आर। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, 30% वियोजन होने में, अभी क्या 30% संपन्न हो गई, उसमें कितना समय लगा 40 मिनट। तो के अपन को ज्ञात करना है और वहां रखना है, तो के बराबर 2.303 बटे टी, समय लगा है 40 मिनट। किस बात में 40 मिनट लग गए, यदि प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लें तो शेष बची सांद्रता क्या है, प्रश्न में कह रहा है 30% वियोजन होने में, रिएक्शन 30% संपन्न हो गई तो बचा कितना, 100 में से यदि 30 गया तो पीछे कितना बचा 70। नीचे की तरफ क्या आता है, शेष बची मात्रा या शेष बची सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता 100 मान ली, प्रारंभिक मात्रा को 100 मान लिया, अभी क्या 30% संपन्न हुई, वियोजित हुई, तो पीछे कितना बचा, 100 में से 30 जाने के बाद निश्चित रूप से 70 ही बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, एक जीरो से एक जीरो अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखो यहां पर अलग से अपन लिखते हैं log 10/7 है यहां पर, इसको अपन अलग से सॉल्व कर लेते हैं। log 10/7 तो log m/n जो होता है वो होता है log m माइनस log n, तो हो जाएगा log 10 माइनस log 7, और log 10 का मान 1 होता है और log 7 का मान 0.84 होता है। log 7 की वैल्यू होती है 0.84 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 0.84 कितना आ जाएगा 0.16, कितना आ जाएगा 0.16, ये अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे, रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए k बराबर 2.303 बटे 40 इंटू log 10/7, यानी कि log 10 माइनस log 7, log 10 1, log 7 0.84, इनका अंतर आया 0.16, तो यहां इसकी जगह log 10/7 की जगह अपन ने सॉल्व कर लिया है 0.16। ठीक है, तो यहां से अपन को k की वैल्यू मिल जाएगी और k की वैल्यू अपन को यहां रखनी है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग k मिलेगा 0.009। इसको सॉल्व करने से k लगभग मिलेगा 0.009 और k की वैल्यू वहां रखनी है क्योंकि अपन को अर्धयुकाल चाहिए, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.009, तो t हाफ लगभग आपको 77 मिनट के आसपास मिलेगा, लगभग 77 मिनट के आसपास मिलेगा। तो अर्धयुकाल अगर अपन को प्रथम कोटि का कभी भी निकालना है तो निश्चित रूप से k तो चाहिए। अब प्रश्न में एक सूचना k के लिए दे दी कि 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगे। प्रथम कोटि में k ज्ञात करने का यही एक मुख्य फॉर्मूला है, तो k अपन को ज्ञात करना है, समय 40 मिनट प्रश्न ने दिया, प्रारंभिक सांद्रता अपन ने 100 मान ली क्योंकि प्रतिशत में बात है तो 100 मान सकते हैं, और 30% अभिक्रिया पूर्ण हुई तो 70 बच गई, 30 गया 100 में से तो 70 बच गया, और log 10/7 को अपन ने सॉल्व कर लिया, log 10 और log 7 की वैल्यू ध्यान रखें, तो k की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, तो अर्धयुकाल लगभग 77 मिनट के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक और अर्धयु से रिलेटेड सवाल, तो इसीलिए प्रथम कोटि और शून्य कोटि का k और अर्धयु बार बार काम आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, तापमान 300 से 320 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग, हाँ वेग कितने गुना, 4 गुना, इस बात पे ध्यान दो। रिएक्शन की स्पीड कितने गुना हो गई है, 4 गुना। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए करनी है कि इसका मान ताप के साथ में परिवर्तित नहीं होता। सक्रियण ऊर्जा का सिंबल E ज्ञात करना है। दो अलग अलग ताप अपन को दे रखे हैं T1 और T2, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सक्रियण ऊर्जा भी आ जाए, दो अलग अलग ताप भी आ जाए और वेग 4 गुना, यानी कि वेग भी आ जाए या वेग स्थिरांक आ जाए, वो है ऑरेनियस समीकरण का लॉग रूप। तो ऑरेनियस समीकरण का लॉग रूप log बेस 10 K2 बटा K1 बराबर EA बटा 2.303 R, फिर 1/T1 माइनस 1/T2। ऑरेनियस समीकरण से संबंधित काइनेटिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला, log बेस 10 K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। एक एक चीज का मतलब देखें, K2/K1 ये क्या है, वेग स्थिरांकों के अनुपात है या वेगों के अनुपात है। कौन से ताप पर, T1 और T2 ताप पर। T1 और T2 दो अलग अलग ताप हैं, T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 और T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2, तो वेग स्थिरांकों का अनुपात या वेगों का अनुपात। ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा अभी आज अपन ने देखा
वह अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जिससे क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, रिएक्शन संपन्न हो जाए, सक्रियण ऊर्जा। आर वही गैस स्थिरांक है। तो अब अपने को प्रश्न में वेग 4 गुना हो जाए ऐसी सूचना मिली है, तो वेग अगर 4 गुना होगा तो वेग स्थिरांक भी 4 गुना होगा। तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू अपन को क्या लिखनी है, 4, कि अगर यहां वेग स्थिरांक K है तो इसका वेग स्थिरांक 4K। अभिक्रिया की दर 4 गुना हो गई या दर स्थिरांक 4 गुना हो गया, तो K2 अपॉन K1 ये अनुपात अपन लेने वाले हैं 4। T1 पहले ताप लेने वाले हैं 300 केल्विन, T2 बाद में ताप अपन लेने वाले हैं 320 केल्विन, और सक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है, और R 8.314 इनटू कर देते हैं 10 की घात -3 ताकि ये किलो जूल में हो जाए। किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। R का मान 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मैंने किलो जूल लिखा है इसलिए 10 की घात -3। तो R का मान अपन जानते हैं, T1 T2 प्रश्न में मिल गए, और वेग स्थिरांकों का अनुपात ही क्या होगा, वेगों का अनुपात। तो ये सारी वैल्यू अगर पुट कर दें तो निश्चित रूप से ये अपने को प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, log बेस 10 अभिक्रिया की दर 4 गुना हो गई, तो K2 अपॉन K1 कितना आ जाएगा, 4 बराबर EA बटे 2.303 R की वैल्यू अगले स्टेप में लिख देंगे। 1 अपॉन T1 है 300 और 1 अपॉन T2 है 320। बस इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें, एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, 300 इंटू 320, तो यहां पर आपको मिलेगा 20। EA अपॉन 2.303 R, और log 4 की वैल्यू होती है 0.6021, तो अपन इसको 0.6 ही रहने देते हैं। log 4 की वैल्यू 0.6, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और log 4 की वैल्यू 0.6। अब देख लीजिए R की वैल्यू जैसे ही रखेंगे सब कुछ अपने को पता है, सिर्फ EA के अलावा, और EA ही अपने को ज्ञात करना है। तो अगले स्टेप में यस EA बराबर 0.6 इंटू EA निकालना है 0.6, इसको वज्रगुणा में भेजिए, 0.6 इंटू 2.303 R का मान 8.314 इंटू 10 की घात -3 इंटू 300 इंटू 320। देख लीजिए EA बराबर 0.6 इंटू 2.303, R की वैल्यू भी अपन ने गुणा कर दी 8.314 10 की घात -3, 300 और 320, और ये 20 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अपॉन 20, नीचे की तरफ कितना आ गया 20। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये लगभग अपने को 55 किलो जूल के आसपास मिलेगा, 55 किलो जूल। सक्रियण ऊर्जा का मान अपन ने ज्ञात किया, कैसे, दो अलग अलग ताप और वेग स्थिरांकों का अनुपात या वेगों का अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है, और ऑरेनियस समीकरण का लॉग रूप अपन ने काम में लिया। तो जब भी प्रश्न में दो अलग अलग टेम्परेचर हो, दो अलग अलग दरें या दरों का अनुपात या वेग स्थिरांकों का अनुपात हो, R की वैल्यू क्योंकि अपने को याद ही रखनी होती है, तो उसके बाद में अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र सिद्ध कीजिए। ये बहुत बढ़िया सवाल, प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया के लिए तो वेग स्थिरांक का सूत्र सिद्ध करना है। अब तक जो वेग स्थिरांक के फॉर्मूले अपन ने सिद्ध किए या सवाल किए उसमें प्रारंभिक सांद्रता और शेष बची सांद्रता थी, जबकि इस सवाल में प्रारंभिक दाब, प्रश्न को देखते हैं, SO2Cl2 का प्रारंभिक दाब है Pi और T समय पर अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब है Pt। जहां पहले अपन प्रारंभिक सांद्रता और शेष बची सांद्रता ले रहे थे, उसके स्थान पर क्या लेना है, प्रारंभिक दाब और शेष बचा हुआ दाब या कुल दाब के रूप में अपन को क्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन फिर से लिख देते हैं, SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2, और ये सब के सब क्या है, प्रश्न में दिया है सबके सब गैस हैं, सबके सब गैस हैं। गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रिया T बराबर 0 पर इसका प्रारंभिक दाब Pi मान लेते हैं प्रश्न के अनुसार, तो शुरुआत में इनका दाब नहीं होगा या इनका निर्माण नहीं होगा। फिर थोड़े समय बाद में, T समय के बाद में Pi में से कुछ ना कुछ भाग वियोजित जरूर होगा, तो कुछ ना कुछ भाग वियोजित होगा, मान लेते हैं इसका X भाग वियोजित हुआ, तो इनका कितना भाग बनेगा ये रस समीकरण विधि निर्णय करेगी। 1 से 1 बनना चाहिए मोल, तो अगर यहां से X वियोजित हुआ है इसका, तो इसका भी कितना बनेगा X और इसका भी कितना बनेगा X, क्योंकि रस समीकरण विधि सबकी एक जैसी है। इसके 1 से 1 मोल बनना चाहिए, यदि इसका X भाग वियोजित होगा तो इसका भी X भाग बनेगा। ये 1 से 1 बनना चाहिए तो इसका भी X बनेगा।
इसका एक्स प्रेशर कम होगा और उसका एक्स प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर बनेगा। तो अब टी समय पर अपन ज्ञात कर लेते हैं कुल दाब, अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब, जिसका सिंबल है पीटी प्रश्न के अनुसार। टी समय पर अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब पीटी। पीटी कैसे ज्ञात करें? इसका शेष बचा हुआ दाब है पी माइनस एक्स, इसका बना हुआ दाब एक्स और इसका बना हुआ दाब एक्स, इन सबको जोड़ लेते हैं। क्रियाकारक का दाब कितना बच गया? पी माइनस एक्स। उत्पाद का कितना दाब बना? SO2 का एक्स और Cl2 का भी एक्स, इन सबको जोड़ते हैं। तो जब अपन इनको जोड़ेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पी प्लस एक्स, ये है पी टी। तो अपन एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, पी टी माइनस पी आई। एक्स का मान अभी अपने आगे काम आने वाला है। तो शुरुआत में दाब है पी आई, यदि इसमें से एक्स वियोजित होगा तो ये एक्स और एक्स बनेंगे। तो टी समय पर कुल दाब पी टी, जो सिंबल है वो प्रश्न के हिसाब से पी टी बराबर इसका शेष बचा हुआ दाब पी आई माइनस एक्स, इसका एक्स, एक्स से एक्स को कैंसिल किया तो पी आई प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? पी टी माइनस पी आई। अब ये एक्स की वैल्यू अपन ने क्यों निकाल ली, देखते हैं। टी समय पर क्रियाकारक का दाब, क्रियाकारक का दाब, इसको PSO2Cl2 लिख देते हैं, क्रियाकारक का दाब। हाँ, तो प्रारंभिक दाब तो Pi था और टी समय पर दाब कितना है? Pi माइनस एक्स। टी समय पर क्रियाकारक का दाब PSO2Cl2 बराबर क्या हुआ? Pi माइनस एक्स, और x का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं। x का मान ये रहा, x का मान कितना है? x का मान Pt माइनस Pi, ये रख देते हैं। तो x का मान है Pt माइनस Pi। ठीक है, फिर से देख लीजिए। t समय पर इसका बचा हुआ था Pi माइनस एक्स, और x की वैल्यू है Pt माइनस Pi। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये Pi प्लस का है और माइनस माइनस ये Pi भी प्लस का, तो ये बन जाएगा 2Pi और ये माइनस का Pt। ये पद क्या है? t समय पर क्रियाकारक का दाब, शेष बचा हुआ दाब, क्योंकि Pi में से x तो गया तो पीछे कितना बचा? Pi माइनस एक्स, और x की वैल्यू अपन ने Pt माइनस Pi रखी, तो 2Pi माइनस Pt। नाउ अब प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र 2.303 बटे टी लॉग बेस 10। यस, अब R0 अपॉन R नहीं लिखना है। R0 क्या होता है? R0 होता है प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता के स्थान पर गैसीय अभिक्रिया में प्रारंभिक दाब लिखेंगे, और प्रारंभिक दाब कितना है? Pi। फिर से सुन लीजिए, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 R0 अपॉन R। R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रारंभिक सांद्रता के स्थान पे प्रारंभिक दाब बटे शेष बची हुई सांद्रता नहीं लिखेंगे, लिखेंगे शेष बचा हुआ दाब। तो कितना दाब इसका बचा? Pi में से x गया, तो पीछे कितना बचा? Pi माइनस एक्स, और Pi माइनस एक्स को इस रूप में अपन ने क्या लिखा है? 2Pi माइनस Pt। तो अपन शेष बचा हुआ दाब लिखेंगे 2Pi माइनस Pt। यह है आपके पास प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। K बराबर 2.303 बटे टी, ये तो सेम है। लॉग बेस 10 R0 अपॉन R के स्थान पर R0 है प्रारंभिक सांद्रता, उसकी जगह लिखा है प्रारंभिक दाब Pi, बटा R होता है शेष बची सांद्रता। तो शेष बची सांद्रता नहीं लिखनी है, शेष बचा हुआ दाब लिखना है। कितना दाब बचा था? Pi गया x, तो बचा कितना? Pi माइनस एक्स, x की वैल्यू पुट कर दी तो 2Pi माइनस Pt। तो ये जो फॉर्मूला है ये प्रथम कोटि का है, गैसीय अभिक्रिया का है, लेकिन ये याद रखिए ये तभी वर्क करेगा जब एक क्रियाकारक दो टुकड़ों में टूटे। लाइक A gives B plus C, A किसमें बदल रहा है? B और C में, और ये सब क्या होने चाहिए? गैस होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। समझना बात को। अगर एक क्रियाकारक 3 टुकड़ों में टूटेगा, 4 टुकड़ों में टूटेगा, रस समीकरण में 2, 3, 4, 5 कुछ भी कर दी जाएगी, तो ये x की जगह 2x, 3x, x/2 आदि पद बदलते जाएंगे और फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। तो इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, इस फॉर्मूले को समझना है। हाँ, इसे याद करें तो साथ में ये भी याद करें कि कब काम करेगा, जब एक क्रियाकारक दो टुकड़ों में टूटे। जैसे PCl5 बदल जाता है PCl3 और Cl2 में, या ये आपके सामने SO2Cl2 बदलता है SO2 और Cl2 में। तो ऐसे याद रखें, A gives B plus C, तब ये वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे 2B, 3B,
c/2 आदि कुछ भी परिवर्तन करूं, रस समीकरण मिति बदलूं तो k का फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो गैसीय प्रथम कोटि का ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इसको अच्छे से अपने को समझना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी टक्करों के लिए क्या शर्त है? इफेक्टिव कॉलिजन। सबसे पहले टक्कर क्यों जरूरी है? तो क्रियाकारक आपस में जब टक्कर करेंगे तो रिएक्शन होगी। रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी परिभाषाएं होती है, जिसमें से एक परिभाषा ये, क्रियाकारक के पुराने बंधों का टूटना और उत्पाद के नए बंधों का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो क्रियाकारक आपस में टक्कर करेंगे तभी तो उत्पाद बनेगा। जैसे A2 और B2 आपस में मिलकर 2AB बना रहे हैं, तो A और A के बीच का बंध टूटना चाहिए, बंध टूटेगा। B और B के बीच का बंध टूटना चाहिए, तब फिर नए बंध बनेंगे, A B से और ये A उस B से, तो A और B ऐसा। तो क्रियाकारक अणु जब आपस में टक्कर करेंगे तो उत्पाद बनेगा। टक्कर आवश्यक है, पर शब्द क्या लिखा है? प्रभावी टक्कर। सारी टक्करें प्रभावी नहीं होती। एक शब्द याद समझना होगा अपने को, टक्कर आवृत्ति। अभिक्रिया के एकांक आयतन और एकांक समय में होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति है। जैसे 1 सेकंड में और 1 ml आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या क्या है? आवृत्ति। तो टक्कर आवृत्ति अगर बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो टक्कर आवृत्ति का मान है 10⁻25 से लेकर 10⁻28, इसका मतलब क्या है? ये प्रति सेकंड होने वाली टक्करें हैं, प्रति सेकंड और प्रति ml या प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 ml आयतन में 1 सेकंड में 10⁻25 इतनी सारी टक्कर हो रही है। इतनी सारी टक्कर हो रही है, पर इतनी टक्करों के अनुसार उत्पाद नहीं बनता। उत्पाद तो कम ही बनेगा, क्योंकि सारी टक्करें प्रभावी नहीं होती। टक्कर आवृत्ति होना अच्छी बात है, आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए, पर सारी टक्कर प्रभावी नहीं होती। तो प्रश्न यही चाहता है कि प्रभावी टक्कर के लिए क्या शर्त है? प्रभावी टक्कर, तो देखिए टक्कर सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत में एक फॉर्मूला यहां मैं लिख रहा हूं, R बराबर ZAB, A2 और B2 अभिक्रिया के हिसाब से यह है टक्कर आवृत्ति इंटू P इंटू E की घात माइनस EA बटे RT। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको अपन कंपेयर करने वाले हैं आर्हेनियस समीकरण से। आर्हेनियस समीकरण में भी ऐसा ही कुछ है, E की घात माइनस E अपॉन RT भी है, और दर की जगह दर स्थिरांक है। यहां ZAB क्या है? टक्कर आवृत्ति। ZAB है टक्कर आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति। टक्करें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए तभी तो दर ज्यादा होगी, लेकिन सारी टक्करें प्रभावी नहीं होती। इसके लिए टक्कर सिद्धांत में जो इंट्रोड्यूस की है नई चीज वो है P। P है प्रायिकता कारक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रायिकता कारक। किस बात की प्रायिकता? सही दिशा या उचित अभिविन्यास में टक्कर होने की प्रायिकता। दो क्रियाकारक आपस में टकराएं, पर जरूरी नहीं कि उत्पाद बने, क्योंकि टक्कर अप्रभावी भी हो सकती है। उसके लिए क्रियाकारक को सक्रिय सतह से, एक्टिव साइड से टकराना जरूरी है, सक्रिय सतह से टकराना जरूरी है। तो सही दिशा से होने वाली टक्कर उत्पाद का निर्माण करेगी। तो P है प्रायिकता, सही दिशा या उचित अभिविन्यास से होने वाली टक्करों की प्रायिकता। प्रायिकता कारक यानी कि उचित अभिविन्यास, उचित अभिविन्यास से टक्कर होनी चाहिए, सही दिशा से टक्कर होनी चाहिए। तो अपना प्रश्न है प्रभावी टक्करों के लिए क्या शर्त है? तो अपन निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि दो शर्त है। पहली शर्त, क्रियाकारक अणुओं के पास, क्रियाकारक अणुओं के पास न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होनी चाहिए, जिसको अपन देहली ऊर्जा कह सकते हैं। तो देहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। अगर अभिक्रिया के संपन्न होने में 50 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है तो 50 जूल उनके पास होनी चाहिए। जिनके पास 50 जूल से थोड़ी भी कम ऊर्जा होगी वो उत्पाद में नहीं बदल पाएंगे। तो प्रभावी टक्कर के लिए सबसे पहली शर्त, अणुओं के पास में न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, और जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। तो देहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, पहली बात। अब ऊर्जा भी है, टक्कर भी हो रही है, पर गलत दिशा से हो रही है, गलत अभिविन्यास से हो रही है, तो उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो दूसरी और महत्वपूर्ण शर्त जो टक्कर सिद्धांत ने बताई, सही दिशा से टक्कर होनी चाहिए, सही दिशा से। तो दूसरी शर्त, टक्कर
उचित अभिविन्यास के साथ होनी चाहिए। उचित अभिविन्यास, प्रॉपर ओरिएंटेशन, उचित अभिविन्यास के साथ होनी चाहिए। कैसे समझे उचित अभिविन्यास को? सीधा सा उदाहरण, SN2 अभिक्रिया, SN2 CH3Br की अभिक्रिया नाभिक स्नेही OH- से कराएं तो उत्पाद अपन ने बनाया है CH3OH और क्या बाहर निकल गया? Br-। यह है लिविंग ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप। देखिए, देखने में अभिक्रिया बड़ी सरल लगती है। SN2 क्रिया विधि को अपन समझने जा रहे हैं। OH अगर सामने से आक्रमण करे तो ब्रोमीन के ऊपर है आंशिक ऋणावेश, तो माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण, और उत्पाद नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर OH बैक साइड से अटैक करे, यहां पर आंशिक ऋणावेश है तो यहां पर आंशिक धनावेश है, तो अगर OH पश्चिम दिशा से बैक साइड से अटैक करे, OH पीछे से आक्रमण करे तो माइनस और प्लस, तो OH CH3 से जुड़ जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। और आप सब जानते हैं SN2 में मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। तो ये जो अभिक्रिया है CH3Br और OH, केवल इन दोनों की टक्कर होने से उत्पाद बन जाएगा ऐसा नहीं है। अगर टक्कर सामने से हुई तो माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा, उत्पाद नहीं बनेगा, वो गलत अभिविन्यास माना जाएगा। और अगर टक्कर पश्चिम दिशा से हुई, बैक साइड से हुई, पश्चिम दिशा से, तो ये OH CH3 के साथ जुड़कर उत्पाद बनाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 और SN2 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो SN2 की मैकेनिज्म को आपने ध्यान से अगर देखा है तो यहां पर सक्रिय सतह का अर्थ समझ आता है कि सामने से टक्कर यहां ठीक नहीं है, पश्चिम दिशा से टक्कर ठीक है। तो सही दिशा से टक्कर हो, उचित अभिविन्यास से टक्कर होनी चाहिए, यह है प्रायिकता कारक, और टक्कर आवृत्ति तो ज्यादा होनी चाहिए। तो अपन क्या चाहते हैं कि रिएक्शन की स्पीड बढ़े? अपन चाहते हैं रिएक्शन की स्पीड बढ़े। कैसे बढ़ेगी? टक्कर खूब ज्यादा हो, टक्कर आवृत्ति बहुत ज्यादा हो, और टक्कर सही दिशा से हो। और टक्कर के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए और सही अभिविन्यास के साथ टक्कर होनी चाहिए। तो ये टक्कर सिद्धांत से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आज अपन ने केमिकल काइनेटिक्स को ऑलमोस्ट पूरा डिस्कस कर लिया, जिसमें शून्य कोटि, प्रथम कोटि, दोनों के अर्धयुगाल के फॉर्मूले और दोनों के वेग स्थिरांक के फॉर्मूले, ऑरेनियस समीकरण का लॉग रूप, ln के और 1/t के ग्राफ, उसके न्यूमेरिकल, टक्कर सिद्धांत, कोटि की परिभाषा, छद्म प्रथम कोटि की परिभाषा, और उत्प्रेरक का प्रभाव, ऑब्वियसली धनात्मक उत्प्रेरक का प्रभाव। तो ये सब पॉइंट अपन ने एक ही लेक्चर में डिस्कस किए। तो आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से याद रखनी है और आप सारे बच्चे एग्जाम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करें, उसी प्रयास में हमारा ये कदम है। आज ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट।